Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से है वो आपका उत्तराखंड जुडिशरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बिहार जुडिशियल सर्विस। और दोनों के ही अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको कॉमन नजर आएगा and that subject is called the Code of Criminal Procedure 1973। वैसे तो कहने को सीआरपीसी में आपके टोटल 484 सेक्शंस हैं, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके सामने जो चैप्टर डिस्प्ले पे नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर आमतौर पे आपको देखने का मौका मिलता है समन्स को, वारंट को, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को। तो ये एक ऐसा चैप्टर्स है जहां से नंबर ऑफ टाइम्स आपसे सवाल पूछे गए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं और आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि समन्स का जो कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र आपको सेक्शन 61 से लेके 69 के रूप में देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं जहां से सवाल ना पूछे गए हों। फ्रिक्वेंटली यहां से सवाल पूछे गए हैं और अलग अलग रूपों में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि हिंदी में तो हम समन कहते हैं, लेकिन जब हम हिंदी इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो हम समन्स लिखते हैं। तो आखिर हम इसको समन्स क्यों बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि समन जब भी सर्व किया जाता है तो ये हमेशा एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ ओरिजिनल कॉपी को अटैच करके भेजा जाता है। और यही वजह है कि आमतौर पे बोलने में तो हम इसको समन बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं इंग्लिश में तो हम समन्स लिखते हैं, क्योंकि जो भी ऑफिसर, चाहे वो कोर्ट का ऑफिसर हो, चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, जब कभी भी कोर्ट के आदेश से ये समन्स को सर्व करता है तो एक कॉपी ओरिजिनल कोर्ट में वापस आकर जमा की जाती है ताकि कोर्ट को ये इंश्योर किया जा सके कि द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। दूसरी कॉपी जो डुप्लीकेट होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन कॉपी, उसके ऊपर बाकायदा उस व्यक्ति के साइन होते हैं और वो कॉपी उसको हैंडओवर कर दी जाती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि दिस इज जस्ट द वे टू कॉल द पर्सन बिफोर द एप्रोप्रिएट वे और मैनर, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम लोग सेक्शन 61 को देखें तो ये आमतौर पे बात करता है कि समन्स का प्रारूप क्या होता है या समन्स किस रूप में भेजा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने और जानने की जरूरत है कि समन्स हमेशा कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। ये हमेशा आपका लिखित में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कभी भी सिंगल कॉपी नहीं होती है, हमेशा इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपीज जाएंगी। एंड उसके अलावा अगर हाई कोर्ट ने इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया है तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है समन्स को सर्व करने की। अगर कोर्ट ने किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। और आमतौर पे उस समन्स के ऊपर बाकायदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ना सिर्फ साइन होते हैं बल्कि उसके ऑफिस की सील यानी कि मुहर भी लगी होती है। और अगर हम इसके एग्जैक्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उसमें यह भी बताया जाता है कि आपको किस दिन किस कोर्ट में अपीयर्ड होना है, और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा रीजन भी आपको कन्वे जरूर किया जाता है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 62 को देखते हैं तो पर्टिकुलरली ये बताता है कि समन्स को सर्व किया कैसे जाता है। तो देखिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है खास तौर से इन सारे कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो हाई कोर्ट के आदेश की तरफ से एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और अगर नहीं तो आमतौर पे पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो समन्स को इशू करें। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर इसकी परंपरा क्या है? तो परंपरा ये है कि देखो भाई, जिस व्यक्ति के नाम समन्स है आपको उस व्यक्ति को पर्सनली हैंडओवर करना है। यह बात अलग है कि आने वाले सेक्शंस में मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि अगर वो व्यक्ति किसी वजह से समन्स को रिसीव नहीं कर पा रहा है तो आप उसके अडल्ट फैमिली मेंबर्स को भी हैंडओवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एज मच एज यू कैन
कोशिश होनी चाहिए कि आमतौर पे आप उस व्यक्ति को पर्सनली समन्स हैंड ओवर करें जिसके नाम वो समन्स इशू हुए हैं। उसके अलावा अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो अब यहां पर उस ऑफिसर को अपने आप को भी ये सेटिस्फाइड करना है और कोर्ट को भी ये इंश्योर करना है कि जो काम उसको दिया गया था वो काम बहुत अच्छे से पूरा किया जा चुका है। और इसको ध्यान में रखते हुए जब कभी भी सर्विंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को समन्स सर्व करता है तो ओरिजिनल कॉपी के ऊपर उसके साइन लिए जाते हैं जो विद द हेल्प ऑफ कार्बन कॉपी रेप्लिका के रूप में आपकी डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी को फाड़कर डुप्लीकेट से अलग किया जाता है। ओरिजिनल कॉपी फिर से वही सर्विंग ऑफिसर कोर्ट में जाकर जमा कर देता है और डुप्लीकेट कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाती है एक प्रकार के इंटीमेशन के रूप में। उसके अलावा अगर हम इसके अगले पार्ट की तरफ बात करते हैं तो यहां पर बात करता है कि अगर आपको किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को या अगर आपकी किसी सोसाइटीज को अगर आपको समन्स सर्व करना है तो आप किस व्यक्ति को करेंगे। तो यूजुअली वहां पर यह देखा जाता है कि क्या वहां पे उन बॉडीज का कोई सेक्रेटरी है, कोई सचिव है, क्या उनका कोई लोकल मैनेजर है या प्रबंधक है, या आमतौर पे क्या उसका कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है, और अगर है तो अमूमन हम उसी को समन्स हैंड ओवर करते हैं। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लेट द दोज काइंड ऑफ पर्सन विल हैव टू डिसाइड कि उनको जिनको समन्स सर्व करना होगा वो ऑटोमेटिकली कर देंगे। अब यहां पे अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो अगला जो पार्ट है वो आपका बयां करता है कि आमतौर पे अगर जिस व्यक्ति को आप समन्स सर्व कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है या आमतौर पे वो आपकी रेंज के बाहर है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा और क्या उसका तरीका होगा। कई बार ऐसा भी होता है और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के पास कोर्ट का समन्स आता है तो वो लिफाफे को पहचान कर ही वो समझ जाता है और रिसीव करने से मना कर देता है या वो घर वालों से कहवा देता है कि उनको बता दो कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। तो क्या समन्स सर्व माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अगर हम इसके सेक्शन 64 को देखें तो ये बयां करता है कि आमतौर पे अगर एक व्यक्ति है जिसके नाम कोर्ट ने समन्स को इशू किया, अगर वो समन्स ऑफिसर उसके पास गया वो नहीं मिल पा रहा है तो अब सवाल ये है कि वो कितनी बार ट्राई करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर वो व्यक्ति अमूमन ओरिजिनली रूप से रहता है वहां पर उस समन्स की कॉपी को अफिक्स किया जाता है यानी कि उसको चिपका दिया जाता है। अगर हमको लगता है कि उसके परिवार में कोई अडल्ट मेल मेंबर है तो उस मेल मेंबर को भी समन्स सर्व करके उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपके सर्वेंट होते हैं ना उनको फैमिली मेंबर में बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहां पे आपको यह समझना होगा कि द सर्वेंट इज नॉट डीम्ड टू बी अ फैमिली मेंबर एट एनी कॉस्ट। तो चाह कर भी सर्विंग ऑफिसर को अगर यह पता होता है कि द पर्सन टू हुम ऑलरेडी हैज बीन डिलीवर्ड अ कॉपी ऑफ समन्स ही इज अ सर्वेंट तो वो आपका नैतिक रूप से गलत माना जाएगा। अब यहां पे अगर हम इसके अगले पार्ट की तरफ देखते हैं तो जो सेक्शन 65 है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि अगर मान लीजिए समन्स का जो भी प्रारूप या जो भी तरीका आपको बताया गया आपने उन सारे प्रारूप उन सारे तरीकों को ऑप्ट किया, अब उसके बाद अगर फिर भी उस व्यक्ति को हम ये मानकर चलते हैं कि समन्स अगर सर्व नहीं हुआ या वो व्यक्ति जानबूझकर रिसीव करने में आनाकानी कर रहा है या उसके परिवार के सदस्य जानबूझकर उस प्रोसीजर को अवॉइड कर रहे हैं तो अब कोर्ट के पास यहां पर फिर से दो विकल्प आते हैं। या तो कोर्ट फ्रेश समन्स को दोबारा से इशूड करेगी और या तो वो ये मानेगी कि द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। और जब कोर्ट ये मानती है कि समन्स ड्यूली सर्व हो चुका है तो अब यहां पे कोर्ट का जो अगला प्रोसीजर है वो होता है कि वो अगर चाहे तो वो वारंट इशू कर सकती है। ये बात अलग है कि जब कभी भी वारंट को इशू करने की बात की जाती है तो सबसे पहले जो वारंट इशू किया जाता है वो होता है आपका बेलेबल वारंट। उसके बाद भी अगर पुलिस पकड़ नहीं पाती है तो उसके बाद फिर एनबीडब्ल्यू इशू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर आपको समन्स सर्व करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है
कि गवर्नमेंट सर्वेंट के केसेस के अंदर आमतौर पे जो भी इनका चीफ ऑफिसर होता है उसी को समन्स सर्व किया जाता है और ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको समन्स की कॉपी को एग्जैक्टली सर्व करवाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और इसको आपको देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।